हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 50 को शुरू करते हैं। आज लालटेन महोत्सव का दिन था। पूरे राजमहल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। जिस काम के लिए महारानी के सेवकों को 15 दिन लगते थे, वो काम झांशियान और उसके पूरे दल ने सिंगर के मार्शल आर्ट में माहिर सेवकों की मदद से बस 3 दिन में ही पूरा कर दिया था। पूरी सजावट इस तरह से चिन्हांकित की गई थी जिससे महाराज की वीर राज्य की समृद्धि, एकता और अखंडता का पता चले। पूरे सहायक लोग वेन्निंग और जिंगी द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे। उनके लिए अलग से और एक जैसे कपड़े बनवाए गए थे। महाराज, क्या आप तैयार हैं? मुख्य अंगरक्षक ने पूछा, क्योंकि उन्हें राजदरबार में महाराज के पहुंचने की घोषणा करनी थी। हर बार ये कोई दास करता था, लेकिन खास मौक़ों पर मुख्य अंगरक्षक खुद महाराज के पधारने की घोषणा करते थे। वैसे तो महाराज 45 साल के थे, लेकिन युद्धाभ्यास और शिंगर के प्यार ने उन्हें जो की त्यों रखा था। जैसे ही मुख्य अंगरक्षक ने महाराज के आने की घोषणा की, सभी लोग महाराज के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज ने गहरे नीले रंग का हनफू पहन रखा था, जिस पर एक खूबसूरत ड्रैगन बना हुआ था। ये चैन समुदाय और वीर राज्य दोनों की मिश्रित कला थी, क्योंकि ये नक्काशी तैयार करने वाला और कोई नहीं, हमारा वांगई था। सभी लोग बस महाराज को ही देखे जा रहे थे। बिल्कुल शान के साथ महाराज पूरे दरबार के बीच में से चलकर आए और अपने सिंहासन के पास आकर खड़े हुए। महाराज के बाद महारानी के आने की घोषणा की गई। महारानी ने एक बार अपने बालों को हाथ लगाया, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। साथ ही उस पर इतने सारे गहने पहनाए गए थे जैसे महारानी इंसान नहीं, गहनों की दुकान हो। मुस्कुराते हुए महारानी महाराज के दाहिने तरफ जाकर खड़ी हुई। जब उसने देखा कि महाराज के बाईं तरफ एक और कुर्सी रखी गई है, तब वो मन ही मन सोचने लगी, मैं इस गलती पर ज़रूर ध्यान दूंगी, क्योंकि महाराज के बगल में खाली कुर्सी रखना महाराज की शोभा कम करता है। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, उन्हें क्या इतना अनुभव है? सोचते हुए महारानी मन ही मन खुद की तारीफ किए जा रही थी। लेकिन आगे जो हुआ उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुख्य अंगरक्षक ने कॉन्क्यूबाइन शिंगर के पधारने की घोषणा की। अपने नाम की घोषणा होते ही कॉन्क्यूबाइन शिंगर बिल्कुल इनायत से चलकर आकर महाराज के बाईं तरफ खड़ी हुई। उन्होंने महाराज के हानफू से मिलता जुलता हानफू पहन रखा था। उनके हानफू पर फिनिक्स बना हुआ था। ड्रैगन और फिनिक्स को एक जोड़ा माना जाता है। सबकी नज़रें बस कॉन्क्यूबाइन शिंगर पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उन्हें देखा नहीं था। लेकिन हाँ, उनकी खूबसूरती के चर्चे काफ़ी होते थे। जब सिंगर इनायत से चलकर सिंहासन की सीढ़ियों तक पहुंच गई, महाराज ने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ देकर उसे अपने बाईं तरफ खड़ा किया। महाराज ने इतना सम्मान तो महारानी को भी नहीं दिया था। उनका चेहरा देखने लायक बन गया था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। ये झटके क्या कम थे जो उसके लिए एक और झटका आ गया। मुख्य अंगरक्षक ने लालटेन महोत्सव को आयोजित करने वाले दल के नाम की घोषणा की। एक एक करके सभी जन अंदर आ गए, जिसमें से सबसे पहले झांशियान था, जिसने बिल्कुल सफ़ेद रंग का हानफू पहना हुआ था। उसके हानफू पर भी ड्रैगन बना हुआ था, लेकिन वो महाराज के ड्रैगन से बड़ा नहीं था। उसके पीछे राजकुमारी मिंगमिंग थी, जिसने अपनी माँ की तरह आसमानी रंग का नीला हानफू पहना हुआ था, जिस पर भी फिनिक्स बना हुआ था। उसके पीछे राजकुमार झानांग चले आए, जिसने सफ़ेद और आसमानी रंग का हानफू पहना हुआ था। उसके हानफू पर भी ड्रैगन बना हुआ था। उसका ड्रैगन झांशियान के ड्रैगन से भी छोटा था। झानांग के बाद हमारा लान वांगई चला आया। अभी तक वो राजमहल का हिस्सा नहीं बना था, इसलिए उसके हानफू पर कमल के फूल तथा बादलों की नक्काशी बनी हुई थी। ये सभी उसकी पवित्रता, शुद्धता और साफ दिल को दर्शाते थे। और सबसे आखिर में लान सिचेन चले आए। उनके वस्त्रों पर राजमहल जैसे चिन्ह नहीं थे, बल्कि एक घोड़े का निशान बना हुआ था, जो उनकी वीरता को दर्शाता है। इधर महारानी जल भुनकर राख हो चुकी थी, क्योंकि उसने हमेशा की तरह पहने जाने वाले लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही इतने सारे गहने पहने हुए थे कि सब लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने संभाले कैसे है। उसके दोनों बेटे भी हमेशा की तरह लाल रंग के कपड़े पहन कर आए थे, जिन्हें राजवस्त्र कहा जाता था। लेकिन शायद इस बार हर नियम को ताक पर रखा जा रहा है।
ऐसा लग रहा था महाराज ने एक लकीर खींच दी है खुद के और महारानी के बीच में। एक तरफ महारानी, उसके 2 बच्चे थे जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। दूसरी तरफ महाराज, कॉन्क्यूबाइन सिंह और ये 5 लोग थे जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सिर्फ महारानी ही नहीं, उसके पिता भी इस सब को अपना अपमान समझ रहे थे। वो बुरी तरह गुस्से से काँप रहे थे। कॉन्क्यूबाइन सिंह और महाराज ने मुस्कुराकर सबको प्रणाम किया। सभी ने उनका प्रणाम लौटाया। महाराज ने घोषणा की, इस साल का लालटेन महोत्सव बहुत सारे आश्चर्यों से भरा होगा। उम्मीद है आप इसका आनंद लेंगे। सभी उत्सुकता से आगे के मनोरंजन की राह देखने लगे। जहांशियान खड़े होकर बोला, लालटेन महोत्सव की योजना मेरी अकेले की नहीं है। मेरे पूरे दल ने इसमें मेरा साथ दिया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप हम सभी को एक साथ नवाजें। जहान की बात सुनकर सभी लोग आयोजक दल के लिए तालियां बजाने लगे। फिर जहांशियान ने कहा, आयोजक दल के साथ साथ एक और व्यक्ति का हाथ इस सभी कार्यक्रम में है। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, कॉन्क्यूबाइन सिंह और मेरी माँ, मैं इनसे विनती करूँगा कि महाराज की आज्ञा से ये अपनी कला प्रस्तुत करके आज के कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। सिंगर को ये बात सुनकर झटका लगा, लेकिन एक पल में ही वो मुस्कुराई। फिर महाराज की तरफ देखने लगी जैसे वो उनसे आज्ञा मांग रही हो। महाराज भी आश्चर्य से सिंगर की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, तो तुम भी बच्चों से मिली हुई हो। देखना, अगर मैंने इसका बदला लिया तो कसूर मेरा नहीं होगा। फिर वो बच्चों की तरफ मुड़कर बोले, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारी माँ भी है। इसलिए अपनी माँ से मदद मांगने के लिए तुम्हें मुझे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। महारानी, जो इतनी देर तक अपना सर पकड़कर बैठी थी, वो एकाएक खड़ी हो गई और महाराज की तरफ देखकर बोली, यहाँ क्या मजाक चल रहा है? कॉन्क्यूबाइन सिंगर गूंगी है, फिर वो कैसी कला प्रस्तुत करने वाली है? महाराज ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, क्या तुमने इस सब की व्यवस्था की है? अगर मैं आज्ञा दे रहा हूँ तो मेरी आज्ञा को चुनौती देने वाली तुम होती कौन हो? क्या तुम जानती भी हो महाराज के खिलाफ जाने की सजा क्या होती है? महाराज की बात सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि एक पल 2 पल पहले जो महाराज कॉन्क्यूबाइन सिंगर की तरफ प्यार से देख रहे थे, वो महारानी की तरफ देखकर आग बबूला हो चुके थे। तभी महारानी अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मैं तो बहन सिंगर के भले के बारे में सोच रही थी। आप एक अपाहिज व्यक्ति को कला प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, क्या ये उसका अपमान नहीं होगा? महाराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो अपनी भलाई अपने पास रखो। सिंगर बिल्कुल इनायत से दरबार के मध्य में जाकर खड़ी हुई। उनके सामने गुचिन लाई गई। सावधानी के लिए वांगई ने एक बार उसका परीक्षण किया। महारानी ने गुचिन को देखकर अपनी आंखें रोल की, क्योंकि ये उसके लिए बच्चों का खेल था। उसे बचपन में काफ़ी सारे वाद्य सिखाए गए थे। वो इसलिए कि विवाह के बाद उसे अपने पति का मनोरंजन भी तो करना है। शायद ये उसका दुर्भाग्य था कि महाराज ने कभी उसे ये मौका ही नहीं दिया। सिंगर गुचिन के सामने बैठकर बहुत ही प्यारी धुन बजाने लगी। सभी इस बात से मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ देर बाद वो अचानक से रुक गई। सबको लगा कि वो कुछ भूल गई है, लेकिन अचानक से सिंगर ने गाना गाना शुरू किया। उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर सभी उसके तारीफों के पुल बांधने लगे। वैसे तो महाराज रोज़ ही सिंगर के द्वारा बजाई हुई गुचिन की ध्वनि सुनते थे, क्योंकि इसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती थी। लेकिन आज जब उन्होंने सिंगर को गुचिन बजाते और गाते हुए सुना, उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी जैसे कोई प्रेमी पहली बार अपनी प्रेमिका को देख रहा हो। वो खुद सिंहासन से उतरकर सिंगर के सामने आकर खड़े हुए। जैसे ही सिंगर की उंगलियां गुचिन पर थम गई, महाराज ने सिंगर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे वापस सिंहासन पर ले गए। सभी लोग अभी भी उस मंगलमय वातावरण में थे। जैसे ही लोग होश में आए, उन्होंने सिंगर को काफ़ी सारी शुभकामनाएं दी, उसकी वाहवाही की। अब दरबार में अगले मनोरंजन की कला की घोषणा हुई। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक राजमहल में 4 मैजिक बीस्ट आए। राजमहल के लोग इससे बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन आते ही छोटे बच्चों ने उछल कूद करना शुरू किया जैसे वो आपस में खेल रहे हो। लोग डरे हुए थे, लेकिन बच्चों को देखकर वो काफ़ी खुश हुए। उनमें से पिता प्राणी पर झांशियान बैठा था और माँ प्राणी पर वांगई बैठा था। वो सभी एक साथ कूदने लगे, नृत्य करने लगे जैसे सर्कस में होता है। झांशियान अपनी एयर कुंफू की मदद से एक प्राणी के ऊपर से दूसरे प्राणी के ऊपर कूदता, कभी अकेला तो कभी वांगई को लेकर। जब ये कला खत्म करने का वक्त आया तो सभी प्राणी एक के ऊपर एक खड़े हो गए।
उनके ऊपर झांशियान और झांशियान के ऊपर वांगई एक पैर पर अपना पूरा भार संभाले हुए खड़ा था। पूरे सभागृह में तालियां और वाहवाही के नारे गूंज रहे थे। जब से वांगई दरबार में आया था तब से युवराज की नज़रें बस वांगई पर ही गड़ी थी। जब आखिरकार उसने अपनी कला समाप्त की और वो एक पैर पर झांशियान के कंधे पर खड़ा रहा तो युवराज से रहा नहीं गया। उसने वांगई की तरफ हाथ करते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। नशे में धुत युवराज अपने शर्मलिहाज की पूरी सीमा पार कर चुका था। महाराज ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए गर्जना की, इसे अभी के अभी ले जाकर कारागार में डाल दो। लालटेन महोत्सव में खुलेआम शादियों के लिए चुनौती देने की प्रथा थी, लेकिन अपने भाई के पत्नी पर नज़र डालना सबसे बुरी बात थी। अगर युवराज सीधे सीधे आकर झांशियान को चुनौती देते तो वह बात अलग थी, लेकिन ऐसे भरे दरबार में होने वाली वांगफई की इज्जत उछालना महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। महाराज ने दूसरे राजकुमार की तरफ देखा जो शराब पीते पीते अपने ही आसन पर बेहोश हो चुका था। उसे भी तुरंत सजा सुनाई गई। महारानी तो बस अपने दांत पीसते रह गई। वातावरण को हल्का करने के लिए झांशियान ने अगली कला की घोषणा की, जिसमें तलवार नृत्य होने वाला था, वो भी लान सिचेन और मिंगमिंग का। वांगई ने पहले ही अपने ज़ेन माउंटेन के पूर्वजों को बता दिया था कि यहाँ पर लान सिचेन का नृत्य होने वाला है, साथ ही उसके रिश्ते की बात चलने वाली है। इसलिए ज़ेन माउंटेन से काफ़ी सारे लोग लान सिचेन को देखने के लिए आए थे, साथ ही उनकी होने वाली महारानी को भी। वांगई की दादी ने खास करके इस बात का ख्याल रखा था कि इस नृत्य में कोई बाधा न आए। इन दोनों का नृत्य देखकर पूरा दरबार ये समझ गया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब बारी थी सोंगयांग और ताओर की। ताओर ने सोंगयांग को देखते ही पसंद कर लिया था और सोंगयांग को भी ताओर जैसी बेफिक्र लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। दोनों ने मिलकर ज़ेन पर्वत पर किया जाने वाला फ्लेमिंगो नृत्य किया। साथ ही चेंदी और उसके बच्चों द्वारा काफ़ी सारे साहस से भरे कला आविष्कार प्रस्तुत किए गए। जब सभी मनोरंजन के कार्यक्रम खत्म हो गए तब सबको खाना परोसा गया। झांशियान और उसके पूरे दल की व्यवस्था की हर चीज़ में वाहवाही होती रही। खाना खाते वक्त भी महाराज सहित सभी ने अपने अपने साथी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। झांशियान और वांगई प्यार से एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए गपशप कर रहे थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का आकर उसने कहा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। वो वांगई के लिए झांशियान से लड़ना चाहता था। वांगई ने सीधे सीधे कह दिया, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ गया। उसने कहा, तीसरे राजकुमार के मुकाबले मैं ज़्यादा आकर्षक हूँ और उससे ज़्यादा बहादुर भी हूँ, फिर तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या तकलीफ़ है? तो वांगई ने कहा, मेरी नज़र में बस यही एक आकर्षक है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर उत्सुकता के चलते उसने उस राजकुमार से पूछा, वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो उस राजकुमार ने कहा, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे बच्चे भी खूबसूरत होंगे। तो वांगई ने पैर पटकते हुए कहा, क्या तुम मुझे क्या मशीन समझते हो बच्चे पैदा करने की? फिर वो झांशियान की तरफ गुस्से से देखने लगा। झांशियान तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने कहा, नहीं, तुम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हो, तुम तो बहुत नायाब हीरा हो। तो उस राजकुमार के चेहरे पर ऐसे भाव थे, ये इसको हीरा कह रहा है, अब ये इसे गले में पहनेगा या अपने सर पर रखेगा, लेकिन मैं इसे इतना भी मौका नहीं दूंगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस लड़की के लिए तुम्हें चुनौती देता हूँ। झांशियान ने भी कह दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। तभी उस राजकुमार की बहन खड़ी हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हारा 1 साल से इंतज़ार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी होने वाली पत्नी को चुनौती देना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वांगई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भी बेबी मशीन बनना चाहती हो? क्योंकि वो एक बात समझ गया था, ये लोग खूबसूरत साथी इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें बच्चे खूबसूरत चाहिए। वो राजकुमारी वांगई के ऊपर हंसते हुए बोली, चलो तुम्हारे इस मुर्गे जैसे हाथों से देखते हैं क्या होता है। मिंगमिंग से वांगई का अपमान सहा नहीं गया। वो तुरंत वांगई के पक्ष में जाकर खड़ी हुई। तभी उसके सामने एक और राजकुमार आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूँ ताकि हमारे राज्यों में शांति बनी रहे। मिंगमिंग ने तो उस लड़के को देखकर ही अपना मुंह बनाया। तभी वांगई ने सिचेन को धक्का देकर आगे किया। सिचेन ने आगे आते हुए कहा, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे समझौते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैं राजकुमारी मिंगमिंग के लिए लड़ना चाहता हूँ।
अपने बेटों की बदौलत अब तक महारानी सर झुकाकर बैठी थी, लेकिन अब जब पड़ोसी राज्य के राजकुमारों ने झांसियान और वांगई में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो वो भगवान से दुआ कर रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन झांसियान और वांगई इसमें हार जाए ताकि महाराज के चेहरे पर एक जोर का तमाचा पड़े। तभी महाराज ने घोषणा की, वीर राज्य हमेशा से ही अपने उसूलों के लिए माना जाता है, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ, जो भी चुनौतियाँ यहाँ पर दी गई है उन सब का निष्पक्ष निर्णय किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब क्वेश्चन टाइम। ये पता नहीं मुझसे किसने पूछा है, मैं पूछने वाले का नाम नोट डाउन करना भूल गई। रियल लाइफ में मैं शाय हूँ या टॉकेटिव हूँ? वैसे तो मैं शाय नहीं हूँ, बोल्ड हूँ, काफ़ी बोल्ड बातें करती हूँ, लेकिन हाँ, बस पास वाले लोगों से, मतलब मैं अनजान लोगों से बातें करने में उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो चलो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।